समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं जिनका नाम है अमीक जामी। अमीक जामी ने एक्स पर अपनी बात लिखी और बात लिखते हुए कहते हैं कि असद का एनकाउंटर हुआ, सूर्य के परिवार को बेशक न्याय मिला जो मिलना ही चाहिए था। वो आगे लिखते हैं कि पर जांच हो और पता लगेगा कि गाजियाबाद में नाबालिग असद और सूर्य दोस्त थे और एक ही गली में रहते थे। सूर्य की असद की बहन से दोस्ती थी जो असद को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो आगे लिखते हैं कि जिसे लेकर विवाद चला आ रहा था, जिसके बाद असद के परिवार ने मोहल्ला भी बदल दिया, पर यह दोस्ती का सिलसिला लगातार चलता रहता है और यह सिलसिला जाकर रुकता है तो ये सूर्य की जान पर जाकर रुक जाता है। फिलहाल उन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं और भी पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने उस बच्चे को नाबालिग बताया है। लेकिन आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार असद का एनकाउंटर क्यों हुआ और उसने सूर्य प्रताप सिंह की हत्या क्यों की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का। एक थाना लगता है खोड़ा, और खोड़ा थाना क्षेत्र का ही एक इलाका है नवनीत नगर कॉलोनी। ये तारीख है 28 मई 2026, दोपहर के लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और ये दिन था बकरीद का, यानी कि ईद का त्यौहार था। असद नाम का एक लड़का होता है जो कि अपने 2-3 साथियों के साथ पहले से ही मौजूद था। इसी बीच में उसने अपने एक दोस्त जिसका नाम होता है सूर्य प्रताप चौहान, जिसकी उम्र लगभग 17 साल के आसपास होती है, जो कक्षा 11 का छात्र होता है, उसको फ़ोन करके बुलाता है कि एक काम करो, तुम सीधा गली नंबर 2 पहुंचना और जहां केले का गोदाम है वहां पर मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, क्योंकि आपस में एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। और जैसे ही सूर्य प्रताप अपने 2 साथियों के साथ मौके पर पहुंच जाता है तो असद यहाँ पहले से ही 3-4 साथियों के साथ मौजूद होता है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और बातचीत का सिलसिला शुरू होते ही वो कहता है कि क्या तुमने कभी किसी बकरे को हलाल होते हुए देखा है। जैसे ही असद ने ये बात कही, सूर्य ये बात सुनता है, वो कहता है कि मैंने तो नहीं देखा। लेकिन असद कहता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आज हम तुम्हें बकरा हलाल होते हुए दिखाएंगे। जैसे ही सूर्य ने ये बात सुनी, वो इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, वो नहीं चाहता था कि वो इस तरह की कोई चीज़ देखे। वो वहाँ से जब जाने की तैयारी कर रहा था तो इसी बीच में मौका पाता है असद ने जो अपना छुपाया हुआ एक चाकू था, जो कि उसने बताया जाता है, दावा किया जाता है कि उसने उसको ऑनलाइन मंगाया था, वो भी एक अजीब विशेष किस्म का चाकू बताया जाता है। मौका पाते ही वो उसको यानी कि सूर्य के पेट में उसे घोंप देता है और जैसे इसको घोंपता है तो उस चाकू को सीधा निकालने के बजाय उसको इसी तरह से घुमाने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे घुमाने से उसको ज़्यादा चोट पहुंच सकती है, ज़्यादा वो डैमेज हो सकता है। उसको नुकसान पहुंचाना ही असद की मंशा थी और यही कारण था कि जैसे वो चाकू बाहर निकलता है, इसी बीच में सूर्य अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागने की कोशिश कर रहा था और वो वहां से भागता है। लगभग 200 मीटर तक वो भागते ही रहता है, लेकिन असद का जो मंसूबे थे वो बहुत ही भयानक थे, खतरनाक थे। मौका पाते ही असद उसके पीछे पड़ जाता है, उसके दोस्त भी उसके साथ साथ चलते हैं और इस बीच में वो मौका पाते ही 200 मीटर की दूरी पर जाकर सूर्य को घेर लेता है। और जैसे सूर्य को घेरता है तो इसके बाद एक उसने चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। जब यहाँ पर चाकू से वार कर रहा था तब ये जो सूर्य होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और अपनी जान बचाने की लगातार कोशिशें कर रहा था। जो उसके दोस्त होते हैं वो इतनी बुरी तरह डर जाते हैं, दोनों दोस्त, वो भी सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। जो असद के दोस्त होते हैं वो एकदम से जमे हुए थे, वहाँ पर खड़े हुए थे, लेकिन चीख पुकारों की जो आवाज़ आती है तो जो आसपास की कॉलोनी के लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, चीखों को सुनने के बाद जैसे अपने घरों से निकलते हैं और जो वो विरोध करते हैं, विरोध करने के बाद असद जो होता है वो मौका पाते अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और जैसे वो भागता है तो इसके बाद फिर यहाँ खून से लथपथ जो सूर्य प्रताप सिंह चौहान होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसकी चीखों की आवाज़ जब लोगों तक पहुंचती है, लोगों ने उसके घर तक ये सूचना दी। उसका बड़ा भाई होता है जिसका नाम यश चौहान होता है। यश चौहान मौके पर आता है, मौके पर आने के बाद अपने ही भाई को उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बनी हुई है, गंभीर हालत है। जो इसकी माँ होती है, माँ ड्यूटी पर गई हुई थी, काम पर गई हुई थी, उसको ड्यूटी से छूटने में थोड़ा वक्त लग जाता है, शाम के 7 बज जाते हैं और ये घटना थी दोपहर के लगभग 3:30 बजे के आसपास की। माँ 7 बजे जैसे ही अपने लाडले को देखती है और देखने के बाद उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। माँ ने काफ़ी प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की डॉक्टर से कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, क्योंकि उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी है। जो उसका बेटा है बड़ा वाला, जिसका नाम यश है, यश की हालत थोड़ी सी ख़राब रहती है। यश थोड़ा सा परेशान भी रहता है और इस वजह से जो घर में छोटा वाला बेटा है सूर्या, वो ही बड़ा होकर घर की पूरी जिम्मेदारी निभाएगा। माँ 5-7 हज़ार रुपये महीने की नौकरी करती है, बहन की शादी हो चुकी है, वही जिम्मेदार था। वो वेंटिलेटर पड़ा हुआ था, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा था। और अगला ही दिन निकलता है कि 29 मई 2026 के दोपहर के लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। जैसे ही परिवार के लोगों को ये सूचना दी जाती है कि हम सूर्य प्रताप चौहान को बचा नहीं सके, यानी कि वो मर चुका है। उसके मरने की खबर जब परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वालों का रो रो कर
बुरा हाल हो जाता है। इस बीच में यश चौहान की तरफ से जो उसका बड़ा भाई होता है सूर्य का, उसकी तहरीर के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। 5 लोगों को नामजद करती है और नामजद करने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें देना शुरू कर देती है। पुलिस इस मामले की गंभीरता को पहले ही जान चुकी थी, क्योंकि ईद का त्योहार था, असद ने हमला किया था और सूर्य प्रताप पर हमला हुआ है। ये मामला कम्युनल था, 2 समुदायों से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, एफआईआर दर्ज कर लेती है और लगातार कार्रवाई करने में जुट जाती है। इसी बीच में पुलिस को भी ये जानकारी मिलती है और मीडिया को भी ये पता चलता है कि जिस हॉस्पिटल में सूर्य प्रताप को भर्ती कराया गया था, जहां पर उसका उपचार चल रहा था, महज 24 घंटे भी नहीं हुए थे और 24 घंटे में 4 लाख रुपए के आसपास का बिल बना दिया जाता है। और जब परिवार से बिल मांगा जाता है तो परिवार की स्थिति इतनी ज़्यादा बद से बदतर होती है, वो गरीब होते हैं। ऐसी स्थिति में एक तो उनका बेटा मर चुका था और इतने सारे रकम वो कहाँ से लेके आए समझ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ही उस बॉडी को वहाँ से डिस्चार्ज करवाते हैं। डिस्चार्ज कराने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम के बाद उसके जो घर पे अब ये लोग भी जुटने लगते हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी के साथ वायरल भी होने लगती है और जैसे वायरल होने लगती है तो 30 मई 2026 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास के वाकया है। बताया जाता है कि जहां पर सूर्य का घर होता है वहां पर करीब करीब 500 से ज़्यादा लोग पहुंच जाते हैं उसके समर्थन में, उसके जो आरोपी हैं उसको खिलाफ कार्रवाई के लिए और इसमें मामले के न्याय दिलवाने के लिए। और साथ ही ये मांग भी करने लगते हैं कि जो परिवार है, परिवार वालों को तसल्ली तभी होगी जब आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, इस परिवार की आर्थिक रूप से सहायता करनी चाहिए क्योंकि परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब है। साथ ही परिवार को आवास की सुविधा मिलनी चाहिए, परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी भी मिलनी चाहिए, शस्त्र लाइसेंस की व्यवस्था हो और साथ ही परिवार की सुरक्षा भी होनी चाहिए क्योंकि परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। जब 500 से ज़्यादा लोग हंगामा प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच में जब दोपहर का समय था, डेड बॉडी जब घर पे पहुंचती है तो परिवार वालों ने कहा कि जब तक एनकाउंटर नहीं होगा तब तक हम इस बॉडी को यहाँ से उठने नहीं देंगे। अब ऐसी स्थिति में पुलिस करे तो क्या करे, लेकिन पुलिस ने कोशिश कर रही थी और परिवार वालों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। स्थानीय नेता भी आते हैं, जिम्मेदार लोग आते हैं, परिवार को समझाते हैं, समझाने के बाद फिर बातचीत होती है और बातचीत के बाद लगभग दोपहर के 3:30-4 बजे के आसपास ये परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं जिसका अंतिम संस्कार कराने के लिए। लेकिन इसी बीच में पुलिस ने परिवार को ये भी तसल्ली दी कि जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम असद है, उसके जो पिता हैं जिसका नाम नवाब है, क्योंकि इसमें उसकी भी भूमिका रही थी। उसने अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्रवोक किया था, उसको चढ़ाया था कि एक काम कर जाके उसको मार दे, ऐसा पुलिस की तहरीर भी बताती है, पुलिस की जो रिपोर्ट बताती है। इसमें जो इसका असद का दोस्त होता है इसका नाम फरहान होता है और साथ ही एक और दोस्त होता है जिसका नाम आतिफ होता है। पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है, यानी कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। ऐसे में अंतिम संस्कार के लिए परिवार वाले तैयार हो जाते हैं और जब तैयार होते हैं तो उनको 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा कर दी जाती है। साथ ही उसके परिवार के एक सदस्य को नगर पालिका के अंदर उसको नौकरी का भी आश्वासन दे दिया जाता है और जो बाकी की मांगे थी उस मांगों को भी पूरा करने का एक आश्वासन दे दिया जाता है। परिवार शांत हो जाता है। जो सूर्य प्रताप का जो शव होता है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इधर जो मुख्य आरोपी होता है जिसका नाम असद होता है, असद पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो भी इसके बारे में सूचना देगा उसको 50,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ऐसी ही स्थिति में 31 मई 2026 की रात की बात है। पुलिस को एक इनपुट मिलता है, जो गाजियाबाद की पुलिस होती है उसने चारों तरफ अपने सोर्सेस थे वो फैला दिए थे और सोर्सेस के माध्यम से ये पता चलता है कि जो असद है वो खोड़ा कॉलोनी के अंदर ही आएगा, अपने दोस्त के पास आएगा, वहाँ से पैसे उठाएगा और पैसे उठाने के बाद सीधा यहाँ से शहर से रफू चक्कर हो जाएगा, भाग जाएगा और निकल जाए। क्योंकि जो इसके असद के परिवार के लोग होते हैं वो अपने घर पर ताला लगाकर मौका पाते ही भाग जाते हैं। लेकिन जो असद का पिता है जिसका नाम नवाब है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर चुकी थी। बाकी लोग तो घर नहीं आ रहे थे। अब ऐसी स्थिति में असद कहीं हाथ से ना निकल जाए, पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। घेराबंदी करने के बाद वो आता ज़रूर है, जो कि 31 मई 2026 की सुबह के 4 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में पुलिस ने जब उसको घेराबंदी की, रोकने की कोशिश की, तब वो बाइक से भागने लगता है। बाइक पर एक और व्यक्ति उसके साथ बैठा हुआ था जो उसका कोई दोस्त बताया जाता है। वो कौन था कौन नहीं, पुलिस को देखकर वो इंदिरापुरम के वसुंधरा की तरफ भागने लगता है। पुलिस ने जब उसका पीछा किया, पीछा करने के दौरान जब बाइक गिर जाती है, अनियंत्रित होने के बाद जो बाइक पर उसके साथ ही बैठा हुआ था वो अंधेरे का फायदा उठाने के बाद मौके से भाग जाता है। लेकिन जो असद है वो मौके पर रह जाता है। उसके पास में एक हथियार होता है, हथियार से वो पुलिस पर लगातार फायरिंग करना शुरू कर देता है। इसी बीच में एक कांस्टेबल होता है जो घायल भी हो जाता है। लेकिन पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करने के बाद उस पर पुलिस ने जो गोली चलाई तो उसकी गोली लग जाती है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके बाद पुलिस उसे घायल को उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके पहुंचती है तो पता चलता है कि डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि असद जो होता है वो एनकाउंटर में ढेर हो जाता है। और सूर्य
कि जो परिवार वाले थे उनको इस बात से लेकर तसल्ली भी हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक, उसकी माँ कहती है, जब तक मैं उस आरोपी का फोटो ना देख लूं तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा, यकीन नहीं होगा। लेकिन पुलिस ने उसको समझाया बुझाया, फिर मीडिया वालों को तांता लग जाता है और यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, क्योंकि मिक्सअप आबादी है, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं या मुसलमान भी रहते हैं, और ये मामला दो समुदाय से जुड़ा हुआ मामला था। हालांकि आसपास में फिर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है। लेकिन इसी बीच में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होते हैं, उनका एक ट्वीट है, जो ट्वीट की कुछ अंश होते हैं जिसको नवभारत टाइम्स भी अपनी रिपोर्ट में दिखाता है। वो ये भी दावा करते हैं कि जो असद है वो नाबालिग है, साथ ही वो ये भी दावा करते हैं कि जो असद की बहन है उसकी बहन से दोस्ती थी सूर्या की, और ये बात असद को किसी भी रूप में पसंद नहीं थी, और शायद यही कारण था इसकी हत्या की मेन वजह बन जाती है। पुलिस को इसमें जांच करनी चाहिए, ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, और जांच करने के बाद ये भी बात सामने आनी चाहिए कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई। हालांकि पुलिस की जांच पड़ताल में ये आया है कि करीब करीब अब से 8 महीने पहले बाइक चलाने को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था। दोनों अच्छे खासे दोस्त होते हैं और विवाद के बाद ही बात यहाँ तक पहुँच जाती है। उसने ईद के दिन उसे धोखे से बुलाता है और धोखे से बुलाने के बाद उसे चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करने के बाद उसकी हत्या कर देता है, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम जो होता है सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और आपको ये भी बताना है कि कम से कम अपने बच्चों पर ध्यान दें। वो किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किससे दोस्ती है, किससे नहीं है, कहीं आपस में उनके बीच में विवाद तो नहीं हो गया है। इसलिए कभी कभी छोटी छोटी बातें जो होती हैं, यदि पुलिस की ही बात सही है कि उस बाइक को लेकर झगड़ा हुआ था, तो बाइक की बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, वो छोटी सी मामूली सी बात थी। यदि उसकी बहन की वाली बात थी तो वो भी एक बात है। तो इसमें परिवार के लोगों को आपस में बैठकर अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है। जाते जाते अभिनव सिंह हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सुरेश चंद गौतम हैं, सर्जन गुज्जर, पूरन सिंह हैं, तहजीब खान, मोहम्मद खलील खान, मोहम्मद हनीफ खान फिरोजाबाद से, मुन्ना मुखिया, मोहम्मद आरिफ, उमेश चौधरी, संतोष कुमार यादव, सोनू गुप्ता, करण मल्होत्रा, विशाल निषाद, राजू महतो, DK मीना, अतुल मलिक, वीर शर्मा, रोहित राणा, गोपाल सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।